Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Izhar Hussain, and now we are discussing another topic of enzyme chapter, which is factors affecting reaction velocity. यानी वो फैक्टर जो कि एंजाइम की रिएक्शन की जो वेलोसिटी है ना उसको इफेक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर हो इसमें वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है ना इस लेक्चर के नोट्स जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वो ज्वाइन करना और फिर उसमें मैं नोट्स भेज दूंगा। और इसके साथ साथ लाइक भी देना लेक्चर को, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन वेलोसिटी। स्टूडेंट ये इसका इससे पहले मैं तो आप लोगों को आइडिया देता हूँ। ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये एक बॉडी के अंदर जो है ना आप लोगों को पता है कि एंजाइम जो है बायोकैटालिस्ट है। तो ये बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, इसको हमने एक टिश्यू से या सेल से हमने आइसोलेट किया, ठीक है। जब ये हमने आइसोलेट किया एक मीडियम में हमने डाला, तो जब ये एंजाइम एक मीडियम में हम एक मीडियम है, ठीक है, सपोज करो कि एक मीडियम है, इसमें जब डाला ना और इस एंजाइम को हमने डिफरेंट फैक्टर्स यानी इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो इसका जो है रिस्पांस कोई और आता है। जब टेंपरेचर चेंज करते हैं तो उसका रिस्पांस कोई और आता है। जब पीएच चेंज करते हैं तो उसका एंजाइम रिस्पांस कोई और आता है। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उसका रिस्पांस कुछ और आता है। तो इस लिहाज से हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम की रिएक्शन की वेलोसिटी को इफेक्ट करवाता है। तो इसमें हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेंपरेचर डिस्कस करेंगे, पीएच, ये मेजर फैक्टर्स है, इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Now move to first factor which is substrate concentration. Substrate concentration का मतलब ये कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है। यानी एक एंजाइम है, ठीक है, जब हम उसके लिए एंजाइम अवेलेबल है, एक दो एंजाइम है या एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जल्दी हो जाता है, सबस्ट्रेट इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसका साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन एक स्पेसिफिक हद तक। अब इसका जो मैं ग्राफ ड्रा करूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ग्राफ क्या आएगा हमारे पास जो स्ट्रेट नहीं आएगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन के लिए हम जब कोई भी रिलेशन ड्रा करेंगे ना डायरेक्ट रिलेशन के लिए वो स्ट्रेट आता है। लेकिन जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो रिलेशन है ना वो इस तरह स्ट्रेट नहीं है, यानी इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह एक सिग्माइड कर्व आता है, ठीक है, इस तरह आता है, ठीक है। ये है यानी ये एक्स एक्सिस पर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमने लिया और वाई एक्सिस पर हमने रिएक्शन की वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन की वेलोसिटी किस तरह होती है। तो देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होते है। एक आखिरी टाइम आता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना फर्दर इंक्रीज नहीं होता, एक कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने यह लिखा है कि वी मैक्स जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्स वो मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन की जिसमें जो है ना यानी वीमेक्स बेसिकली वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसमें रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। यानी असल में सिंपली मतलब ये यानी इस पर जो है ना इस वीमेक्स पर एंजाइम जो है सैचुरेट हो गए, तो इसलिए फर्दर जो है ना एंजाइम की जो वेलोसिटी के रेट है ना वो फर्दर इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि जो एंजाइम के सारे ये एंजाइम था ना ये एक्टिसाइड है, सारे एक्टिसाइड वो ऑक्युपाइड हो गए, तो एंजाइम सैचुरेटेड हो गया, तो इसलिए जो है ना ये रिएक्शन के रेट जो है ना फर्दर इंक्रीज नहीं होती। तो वीमेक्स पर जो है ना एंजाइम असल में सैचुरेट हो जाता है, क्या होता है, एंजाइम सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेटेड फर्दर एक्टिसाइड अवेलेबल नहीं होती। तो वीमेक्स जो है ना ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर एंजाइम की जिस पर रिएक्शन की जो रेट है ना वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो असल में इसमें एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं वीमेक्स। तो जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन तो कर्व किस तरह बनता है, सिग्माइड कर्व बनता है, यानी एक सिग्माइड कर्व है, इसको कहते हैं हम सिग्माइड कर्व। लेकिन ये हम कौन से एंजाइम के लिए बनाते हैं, याद रखना, ये हम एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए बताते हैं, ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम। स्टूडेंट्स रेगुलेशन ऑफ एंजाइम में हम दो एंजाइम डिस्कस करते हैं, एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, दूसरा है वो एंजाइम जो कि मैकेलिस-मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और वो दूसरे पहले एंजाइम होता है वो एलोस्टेरिक एंजाइम, यानी वो एंजाइम जिसकी एक्टिविटी को कोई दूसरा रेगुलेट करता है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एलोस्टेरिक एंजाइम में इस ग्राफ के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन याद रखना कि एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि कोई रेगुलेटर इसकी एक्टिविटी को कोई रेगुलेट करते हैं, ठीक है। रेगुलेटर वो कुछ भी हो सकता है, मैं बाद में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये सिग्माइड कर्व है। तो असल में ये कर्व किसकी तरह है, ये कर्व आप लोगों ने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन में देखा होगा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप हीमोग्लोबिन आप लोगों ने देखा होगा ना, तो ये उसी तरह है। और दूसरा मैं ये सिग्माइड एक सिग्माइड कर्व है कौन से एंजाइम के लिए, एलोस्टेरिक एंजाइम के लिए। अब मैं दूसरे एंजाइम के लिए ड्रा करता हूं और वो एंजाइम क्या हो गया, वो जो मैकेलिस-मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो उसका कर्व इस तरह होगा स्टूडेंट्स, वो हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। वो क्या होगा, ये हाइपरबोला ग्राफ किस तरह है, ये हाइपरबोला है, तो इसका ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, ठीक है, हाइपरबोलिक ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। ये कौन से एंजाइम के लिए, जो मैकेलिस-मेंटन, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैकेलिस-मेंटन एक्सप्लेन करूंगा, मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन या काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। उस एंजाइम जो है ना उसका कर्व ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे इसको कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। तो ये किस तरह है, ये हाइपरबोलिक कर्व जो है ना ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व की तरह है, किस तरह है, ऑक्सीजन यानी मायोग्लोबिन की तरह है, यानी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन वो भी हाइपरबोलिक था ना, हाइपरबोलिक था। और ये जो है ना ये कर्व भी यानी जो मैकेलिस-मेंटन काइनेटिक्स एंजाइम का जो होता है ना वो ये भी हाइपरबोलिक है, और जो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व है वो भी हाइपरबोलिक है, तो उसकी तरह है। और जो दूसरा है ना एलोस्टेरिक एंजाइम उसका कर्व किस तरह है, सिग्माइड कर्व है, यानी ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन की तरह है ना, हीमोग्लोबिन की तरह है।
तो इस तरह ये जो है ना, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की इफेक्ट को, एंजाइम की वेलोसिटी को क्या कहता है, इफेक्ट करवाता है। तो ये था बेसिकली ये ग्राफ था, यानी ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करो इंक्रीज करो इंक्रीज करो, एक टाइम आएगा जिस पर जो है ना फर्दर रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, उसको कहते हैं वीमेक्स। वीमेक्स वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होते हैं जिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, यानी उस पर एंजाइम सैचुरेटेड हो जाती है, इसलिए ये इसको कहते हैं वीमेक्स। और ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम है ये सिग्मा कर्व बनाती है, और ये जो मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स जो पाले होते हैं जो एंजाइम, उसके लिए जो है ना हाइपरबोलिक कर्व बन जाती है, ठीक है। मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स एंजाइम का जो कर्व है ना, ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन कर्व की तरह है, और जो एलोस्टेरिक एंजाइम का जो कर्व है यानी सिग्मॉइड कर्व, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन की तरह है, ये याद रखना। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, एलोस्टेरिक एंजाइम को मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। असल में वो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में जो ग्राफ था ना, उसमें एलोस्टेरिक एंजाइम लिखा था, और दूसरी साइड में लिखा था मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स वाले एंजाइम। तो वो दोनों जो ना ये बेसिकली रेगुलेशन ऑफ एंजाइम है, लेकिन मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं, और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसमें डिस्कस करूंगा एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होते हैं ना जिसकी एक्टिविटी एक अनदर सब्सटेंस रेगुलेट करता है। क्या मतलब इसका? असल में एलोस्टेरिक एंजाइम जो है ना, ये दो मैकेनिज्म, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें जो है ना जो एनर सब्सटेंस है ना इस एंजाइम एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, तो वो एक्टिवेटर होता है। नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये जो दूसरा सब्सटेंस है ना जो कि एंजाइम एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उसको इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। ये इसको तो नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट, इसको याद रखना। मैं एग्जांपल लेता हूं कि एलोस्टेरिक एंजाइम का क्या मतलब है। एलोस्टेरिक एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसकी एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, एनर सब्सटेंस। अब ये एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, इंशाल्लाह ब्लॉक 2 में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, उधर हम रेगुलेशन ऑफ एंजाइम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कुछ एंजाइम के नाम याद रखेंगे, हेक्सोकाइनेज हो गया, पास्कोकाइनेज 1 हो गया, पायरुवेट काइनेज हो गया, उसकी एक्टिविटी को हम रेगुलेट उधर एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि ये हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम की एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है, तो अगर मैं एएमपी बताऊं ना, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एएमपी। तो ये एएमपी क्या करवाता है, इस हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाता है। इसको कहता है कि आप अपना एक्टिविटी परफॉर्म करो, अपने एक्टिविटी को आगे ले जाओ ताकि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रहे। तो ये एक एएमपी, तो इस ये एक ऐसा सब्सटेंस है ना जो कि हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को रेगुलेट किया, तो ये क्या हो गया, एलोस्टेरिक एंजाइम हो गया। इस तरह मैं एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक सब्सटेंस है लाइक एटीपी। एटीपी ये इस एंजाइम को कहता है, एटीपी अगर सेल में ज्यादा हो ना तो वो इस एंजाइम को कहता है कि नहीं बस आपने अपना एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में उधर एक्सप्लेन करूंगा। अगर एटीपी ज्यादा हो ना तो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस फर्दर कंटिन्यू नहीं होगी। इसलिए कंटिन्यू नहीं होगी क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट बनाते हैं, पायरुवेट पर साइकिल में एंटर हो जाता है, एटीपी बनाता है। तो एटीपी तो हमने नहीं बनाना क्योंकि एटीपी है ऑलरेडी, तो एटीपी इसको कहते हैं, यानी एटीपी अगर सेल में ज्यादा हो तो ये एक इशारा है हेक्सोकाइनेज के लिए कि वो इनहिबिट करता है कि यानी वो अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता। तो वो एंजाइम जिसकी एक्टिविटी को एनदर सब्सटेंस रेगुलेट करता है, देखो एएमपी हो गया, इस तरह एटीपी हो गया, मैं एनदर सब्सटेंस भी लिखता हूं सेट्रेट। सिस्टर एक ऐसा सब्सटेंस है ना जो कि हेक्सोकाइनेज को, ये एक मॉलिक्यूल है, मैं फिर साइकिल में एक्सप्लेन करूंगा, तो एक मॉलिक्यूल है, अगर ये मॉलिक्यूल सेल में ज्यादा हो तो ये शो करता है कि ऑलरेडी जो है ना एटीपी ज्यादा, यानी ये शो करता है कि ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट हो गई है पायरुवेट में और सेट्रेट बन गए हैं, सेट्रेट फर्दर कंटिन्यू हो जाते हैं, तो ये शो करता है। तो ये एंजाइम इस हेक्सोकाइनेज को कहता है कि आप इनहिबिट हो जाओ, फर्दर जो है ना अपनी एक्टिविटी ना परफॉर्म करो। तो हेक्सोकाइनेज बेसिकली क्या करवाता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन करवाता है। इंशाल्लाह मैं ग्लाइकोलाइसिस में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं इस एंजाइम को एक्सप्लेन करता हूं। तो सेट्रेट इसको इनहिबिट करवाता है, तो वो एंजाइम, अब ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट है, यानी इस सब्सटेंस ने एंजाइम को एक्टिवेट किया, तो ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट है, ठीक है। और इस सब्सटेंस ने एंजाइम को इनहिबिट किया है, ठीक है, डीएक्टिवेट किया, इनहिबिट किया, ठीक है, या इसको मैं कहता हूं इनहिबिट। तो ये हो गया नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट, तो ये नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो वो एंजाइम जो कि यानी वो सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। दूसरी तरफ आप फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये एक एंजाइम है, इसको कौन रेगुलेट करता है, वही। अगर याद रखना, अगर एएमपी हो या एडीपी हो, अगर एडीपी हो तो एडीपी ये शो करता है कि सेल में एटीपी कम है, तो वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को कहता है कि अपने एक्टिविटी कंटिन्यू करो, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1 6 बिस में कन्वर्ट होता है कि ग्लाइकोलाइसिस आगे कंटिन्यू हो जाए, तो ये शो करता है। तो असल में ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट शो करता है। और दूसरी मतलब देखा एटीपी जो है इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। किस तरह का इनहिबिट होता है, अगर सेल में एटीपी ज्यादा हो ना तो ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू नहीं होगी ना, असल ये ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम है, ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है। तो एटीपी अगर सेल में ज्यादा हो तो सेल फर्दर जो है ना ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू नहीं करेगा, तो एटीपी ज्यादा हो तो इस एंजाइम को इनहिबिट करवाएगा। तो एक तरफ एक्टिवेट करता है, दूसरे इनहिबिट करता है, वो सब्सटेंस है, वो रेगुलेटर, वो सब्सटेंस है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। असल में इसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, इसको कहते हैं। तो ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसको एलोस्टेरिक रेगुलेशन कहते हैं। दूसरे रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे मैक्लिस-मेंटन काइनेटिक्स। तो ये असल में ये कांसेप्ट था एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। Now we are discussing another factor which is temperature. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे टेम्परेचर किस तरह रिएक्शन वेलोसिटी पर इफेक्ट करता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन ज्यादा हो जाती है, कोलिजन मतलब दूसरा कोलिजन को रिएक्ट करते हैं और सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट जिसको हम कहते हैं अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, उल्टीमीन ऑप्टिमम टेम्परेचर। स्टूडेंट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होते हैं जिस पर एंजाइम की जो रेट है ना, रिएक्शन की रेट है
वो सबसे मैक्सिमम होता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर मैक्सिमम रेट होता है एंजाइम का, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंजाइम है ना, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी इस 40 या 35 या 40 के दरमियान जो है ना, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। कुछ किसी का 37 है, किसी का 38, किसी का 49, किसी का 40 है, लेकिन 35 से 40 के दरमियान के रेंज में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी के एंजाइम्स के लिए, ठीक है। यानी इस टेम्परेचर पर ह्यूमन के बॉडी के जो एंजाइम्स है ना, वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो सबसे ज्यादा जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको यानी उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेट होता है रिएक्शन का, ठीक है। जिस तरह एक अनदर ऑर्गेनिज्म लेता हो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, ये इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना 70 डिग्री सेल्सियस जो है ना, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी इस पर इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये एग्जांपल, ये दोनों याद रखना। अब जो है ना मैं बताता हूँ कि किस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इंक्रीज हो जाती है। तो मैं इस ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, ये एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस में रिएक्शन वेलोसिटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिया है, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक खास लिमिट तक, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके बाद जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर पहले इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर इतना था, फिर जो है ना इतना था, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतना इंक्रीज हो गया, फिर टेम्परेचर मैंने फर्दर इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज हो गया, फिर मैंने टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे मैक्सिमम हो गया। तो वो टेम्परेचर जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे मैक्सिमम, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये था ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बियॉन्ड चले जाए, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे आते तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, और जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बियॉन्ड चले जाते हैं, बियॉन्ड तो भी जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, यानी जब इससे आगे जाते हैं ना तो फिर एंजाइम जो है ना डीनेचर हो जाता है, डीनेचर यानी उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है और वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। वो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बियॉन्ड चले जाता है। यानी यह एग्जांपल ले लो ह्यूमन एंजाइम, जब 40 डिग्री से बियॉन्ड चले जाते हैं ना, 41, 42, 43, तो उस पर जो है ना क्या हो जाता है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाता है ना, वो रिएक्शन कैटलाइज नहीं करवाता, तो फिर जो है ना बंदे को मसाइल पैदा हो जाती है, ठीक है। इस तरह मैं 70 डिग्री से ऑन जाता हूं ना, डिग्री सेल्सियस से ऑन चले जाता हूं, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। जब डीनेचर हो जाता है तो एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाता है, यानी रिएक्शन रेट बहुत स्लो हो जाता है, तो मसाइल पैदा करता है, बॉडी में अंदर डिजीज पैदा करती है, ठीक है। तो अगर हम अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इससे अगर हम नीचे आते हैं ना, नीचे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से बियॉन्ड चले जाते हैं, बियॉन्ड ज्यादा पर मजीद इंक्रीज करते हैं, तो भी जो है ना एंजाइम फिर डीनेचर हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट था टेम्परेचर। सो माय डियर डॉक्टर, अब हम तीसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे, इसमें हम पीएच डिस्कस करेंगे। पीएच मीन पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच चेंज हो जाती है ना, किसी भी मीडियम का पीएच चेंज हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाती है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में चेंज आ जाती है तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर चार्ज अमीनो एसिड क्या होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, अगर न्यूट्रल तो उसमें भी चार्ज आ सकते हैं, तो चार्ज में चेंज आती है। जब चार्ज चेंज हो जाए तो उस जो रिएक्शन की वेलोसिटी है ना वो भी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। एंजाइम जो है ना ये बेस्ट वर्क किस पीएच पर करते हैं, ये ऑप्टिमम पीएच पर। जिस तरह टेम्परेचर में हम ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्सप्लेन किया, इस तरह ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होता है ना जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, जिस पर रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा हो, जिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो, उस पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो एंजाइम जो है ना बेस्ट वर्क करते हैं कौन से पीएच पर, ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह मैं बताता हूं कि पेप्सिन है, पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच क्या है, 2 है, यानी अल्कलाइन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में पेप्सिन अच्छा काम करते हैं। अगर हम इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे ना तो उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी, तो उसमें तो इसका मतलब है कि अमीनो एसिड की चार्ज पर चेंज आएंगी। तो जब अमीनो एसिड की चार्ज पर चेंज आएंगी तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी की जो रेट है ना वो डिक्रीज हो जाएंगी। इस तरह मैं दूसरा एग्जांपल है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है ना जो कि कहां पे होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं और अल्कलाइन पीएच पर काम करते हैं। अगर इसका पीएच हम चेंज करते हैं अल्कलाइन पीएच, अगर हम इस पीएच को चेंज करते हैं एसिडिक में, यानी हम इसको स्टमक में डालते हैं, इस एंजाइम को स्टमक में, तो स्टमक में क्या हो जाएगा, ये इस एंजाइम का जो ये मैं एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल ये ट्रिप्सिन है, क्या है, ट्रिप्सिन है। अब आप लोग नॉर्मली जो है ना ये किस पीएच पर काम करते हैं, अल्कलाइन बेसिक मीडियम पर काम करते हैं, ठीक है। इसका पीएच बेसिक है 8 है। अब मैं इसको स्टमक में डालता हूं, ठीक है, स्टमक का पीएच तो एसिडिक है, बहुत एसिडिक है, 2 3 या तक होता है ना, एसिडिक पीएच होता है। अब मैं जब उधर डालूंगा ना तो उधर जो एक्टिव साइड में जो अमीनो एसिड होते हैं ना उस पर जो चार्ज है ना वो चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा ना तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, होगी डिक्रीज हो जाएंगे। अब इस ट्रिप्सिन को वापस मैं अल्कलाइन मीडियम यानी बेसिक मीडियम स्टमक में सॉरी इंटेस्टाइन में डालता हूं, तो फिर जो है ना इसके अमीनो एसिड की चार्ज वापस चेंज हो जाएंगी। जब चार्जेस चेंज हो जाएंगी तो इस रिएक्शन वेलोसिटी जो है ना इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरह जो है ना हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पर काम करते हैं। जिस तरह पेप्सिन एसिडिक पीएच पर काम करता है, ट्रिप्सिन बेसिक पीएच पर काम करता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिक पीएच पर काम करते हैं। तो पीएच चेंज करने से एंजाइम की एक्टिविटी फिर चेंज हो जाती है। और ऑप्टिमम पीएच ये इसका ऑप्टिमम पीएच है, यानी ये वैल्यू जो है ना इस पीएच पर एंजाइम पेप्सिन का सबसे ज्यादा एक्टिविटी होता है, यानी इस पीएच पर पेप्सिन जो है ना रिएक्शन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज करती है। इस तरह ट्रिप्सिन का 8 है, इस तरह अल्कलाइन फॉस्फेटेज का 11 से 12 है, ठीक है। तो ये बेसिक पीएच है। तो ये असल में ऑप्टिमम पीएच है। अब इस पीएच के आगे और पीछे जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ठीक है, या डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका कांसेप्ट है। अगर हम पीएच को एक्सट्रीम
एक्सट्रीम का मतलब है कि पीएच को सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा करते हैं। जब ज्यादा करते हैं ना नॉर्मल से ज्यादा यानी अप पीएच, या इसका मतलब ये एक्सट्रीम पीएच का मतलब है जब पीएच ज्यादा करते हैं अप पीएच से ज्यादा करते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएंगी तो एंजाइम की शेप जो है ना वो चेंज हो जाएगी। जब एंजाइम की शेप चेंज होगी इसका मतलब है कि एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और जब एक्टिव साइट चेंज हो जाएंगी तो रिएक्शन की वजह से तकरीबन जीरो हो जाएंगे, डिक्रीज मतलब तकरीबन जीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये, अब अगर मैं पीएच अप पीएच से कम करता हूं तो भी जो है ना वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है ना वो चेंजेस आ जाएंगी, जिसके रिजल्ट पर जो है ना रिएक्शन की वजह से डिक्रीज हो जाएंगी। तो अप पीएच से अगर हम आगे जाते हैं या नीचे जाते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये था हमारा टॉपिक था पीएच। ठीक है स्टूडेंट्स, पीएच को हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया। अब मैं इसको थोड़ा ग्राफ डिस्कस करता हूँ। अब मैं 3 एंजाइम लेता हूँ और उसके पीएच पर इफेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस पर पीएच लूंगा और वाई एक्सिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी लूंगा कि आया पीएच के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो एक एंजाइम है, मैं पेप्सिन लिया, पेप्सिन। पेप्सिन का पीएच जो ग्राफ है ना ये इस तरह है, ये ग्राफ है पेप्सिन का। यानी पेप्सिन जो है ना ये खासकर 2 पीएच 1.5 या 2 पीएच तक इसका मैक्सिमम पीएच है। इसके जो आगे या पीछे जब जाते हैं ना इसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। इस तरह मैं ट्रिप्सिन लेता हूँ ना, ट्रिप्सिन का पीएच जो है ना नॉर्मल जो आप हम पीएच है ना वो तकरीबन 7 से 8 तक है, बस 8 है, 8 जो है ना अल्कलाइन पीएच है। तो इस पर जो है इसका सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। जिस तरह मैं दूसरा तो अल्कलाइन फास्फेटेज, अल्कलाइन फास्फेटेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि बेसिक पीएच पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है। तो इसका पीएच 11 टू 12 होता है, 11 टू 12, लेकिन 12 में लूंगा। और इसका ट्रिप्सिन का 8 होता है और पेप्सिन का 2 आप पीएच होता है। और जब इससे आगे पीछे हो जाता हूं ना आप पीएच से आगे जाता हूं तो भी डीएनएच हो जाता है और पीछे जाता हूं तो भी डीएनएच हो जाता है। जैसे ट्रिप्सिन के 8 पीएच से 8 पीएच से मैं आगे जाता हूं तो भी एंजाइम डीएनएच हो जाता है। जब कम इससे नीचे आता हूं कम करता हूं तो भी एंजाइम के जो रिएक्शन की वेलोसिटी है ना ये देखो, जब नीचे आता हूं तो रिएक्शन की वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब इससे आगे जाता हूं तो भी रिएक्शन की वेलोसिटी कम हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरह ट्रिप्सिन के दो के नाम से जब मैं आगे जाता हूं ना तो रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होती है यानी डीएनएच हो जाता है। इससे मैं नीचे जब आता हूं ना तो भी रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होता है। इस तरह अल्कलाइन फास्फेटेज को देखो, ये आप पीएच 12 है ना, 12 से जब आगे मैं जाता हूं ना तो भी देखो रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, नीचे आती है। और जब मैं इससे नीचे जाता हूं ना आगे मतलब जब जाते हैं तो डीएनएच हो जाती है। जब आप पीएच से नॉर्मल कम करते हैं यानी 12 से हम 11 की तरफ आते हैं या 10 की तरफ आते हैं या 9 की तरफ आते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज। और जब हम 12 से आगे जाता हूं 13 या 14 तो एंजाइम बिल्कुल डीएनएच हो जाता है, क्योंकि उसकी शेप में चेंज हो जाती है और हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान हाइड्रोजन डिस्ट्रॉय हो जाता है, शेप में चेंज हो जाती है, एक्टिव साइट चेंज हो जाता है और एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये तीन जो है ना पेप्सिन, ट्रिप्सिन और अल्कलाइन फास्फेटेज, इसका जो है ना ये ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन वेलोसिटी। तो हमने 3 फैक्टर्स एक्सप्लेन किए। एक था हमारे बुक में कौन सा फैक्टर था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसमें हमने एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी किया। मैक्रेसमेंटल कांस्टेंट जो है ना वो दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा जो है ना यानी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉरी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो रिएक्शन की रेट जो है ना वो ज्यादा हो जाती है आपको सर्टेन लिमिट, क्योंकि फिर जो है ना एंजाइम जो है ना वो सैचुरेट हो जाती है। अब फिर जब हम टेंपरेचर ज्यादा करते हैं तो एंजाइम की रेट की जो वेलोसिटी है ना वो ज्यादा हो जाती है, रिएक्शन की जो रेट है वो ज्यादा हो जाती है, आपको सर्टेन लिमिट, आपको सर्टेन टेंपरेचर रिस्पॉन्ड कहते हैं। आप टेंपरेचर आप टेंपरेचर हम बियॉन्ड जाते हैं या कम नीचे आते बिलो आते हैं तो फिर रिएक्शन की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और लेकिन आप टेंपरेचर पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी करता है। जिस तरह आप पीएच हो गया, तीसरा फैक्टर पीएच था, आप पीएच पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी करवाता था। आगे या पीछे जाते तो एंजाइम की वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर आज आगे जाते हैं आप से तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी डीनेचर हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। ओके, अल्लाह हाफिज।